पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रा के मूल्य एवं सूचकांकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है एक सरल उदाहरण के द्वारा समझा था। आज हम सूचकांकों के उपयोग की बात करेंगे, है ना। आज का जो युग है, इस युग को सूचकांकों का युग कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में सूचकांकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक देश के कृषि, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, आंतरिक व्यापार, कीमत स्तर, विनिमय दर, रोजगार आदि के वर्तमान स्तर की किसी आधार वर्ष से तुलना करने में सूचकांकों के द्वारा बड़ी मदद या सहायता हमें मिलती है। विभिन्न देशों के जो आर्थिक सूचक होते हैं कि भी सूचकांकों के मार्फत हम परस्पर तुलना करके पता लगा सकते हैं कि किस देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। सूचकांक जो है महत्वपूर्ण आर्थिक मापक यंत्र होता है, यानी इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्राचल होते हैं, यानी इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, उनकी बदलती हुई परिस्थितियों की जांच करने में हमारी मदद करता है। तो इसका जो उपयोग है, उस उपयोग के बारे में हम देखेंगे कि सूचकांकों का उपयोग किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला है इसका, वो है तुलनात्मक अध्ययन करने में। जो कृषिगत क्षेत्र है मान लीजिए, तो उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन व प्रति हेक्टेयर पैदावार के सूचकांक तैयार करके फसलों के जो प्रारूप है, क्रॉपिंग पैटर्न्स है, कृषिगत विकास की दर है, कृषिगत उत्पादकता की प्रवृत्तियां हैं आदि का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं कि जो है तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों का किया जा सकता है। इसके बाद उत्पादन की जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करने में ये उपयोगी होता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए भारत में पहले आधार वर्ष जो है 93-94 इजिकल टू 100 को मान करके मासिक आंकड़े एवं वार्षिक आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो इससे हमें उत्पादन की प्रवृत्तियों का पता चलता है कि कौन से वर्ष में उत्पादन का सूचकांक बढ़ा है और कौन से वर्ष में उत्पादन का सूचकांक घटा है, स्थिर रहा है या गिर रहा है। तो इससे उसकी प्रवृत्ति का हमें पता चलता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है या स्थिर है। तीसरा फिर जो इसका उपयोग है, वो विकास की दर को ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी जो एनएनपी होता है, और जो हमारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद होता है ना, उसके सूचकांक भारत में 1950-51 को आधार वर्ष, यानी 1950-51 को 100 मान करके, है ना, प्रचलित कीमतों एवं 1999-2000 की कीमतों पर संपूर्ण योजना काल के लिए भारत में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम देश की वार्षिक विकास दर अथवा औसत पंचवर्षीय विकास दर को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका उपयोग है मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का हमें ज्ञान होता है। जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा देखा था, जिसमें थोक मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष वर्तमान में जैसे 1993-94 चल रहा है मान लेते हैं, जिसे बदलने पर अभिजीत सेन कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, है ना। अब 2004-05 को आधार वर्ष मानने पर अध्ययन चल रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक, है ना, का भी जो है आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसके आधार पर ही मजदूरी व महंगाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, आदि इसी के आधार पर समायोजित किए जाते हैं। किसके आधार पर किए जाते हैं? औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर। तो इसका उपयोग इस प्रकार से मजदूरी और महंगाई भत्ते के समायोजन में भी किया जाता है। नेक्स्ट फिर है विदेशी व्यापार नीति के निर्धारण में। विदेशी व्यापार के संबंध में आयात निर्यात के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं, जिससे हमें निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन की नीति तैयार करने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का अर्थशास्त्रियों, योजना निर्माण करने वाले अधिकारियों, प्रशासकों
और जो NGOs होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा उद्यमकर्ताओं, जो व्यापारी होते हैं, कर्मचारी, आम जनता आदि के लिए बहुत ही महत्व होता है। ये सामाजिक आर्थिक जीवन की प्रवृत्तियों को समझने में हमारी मदद भी करते हैं और नीति निर्धारण में योगदान देते हैं। बहुत से जो भारी भरकम आंकड़े होते हैं उनको कम अंकों में उतारने की इस सूचकांक की जो कला है उसने संपूर्ण आर्थिक अध्ययन और विश्लेषण में एक नई क्रांति जैसा जो है वातावरण पैदा कर दिया है। इन सब के बावजूद, इनके इतने अच्छे उपयोग के बावजूद भी इनकी अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो सूचकांकों की जो कठिनाइयाँ हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। सूचकांकों की जो कठिनाइयाँ हैं वो दो तरह की कठिनाइयाँ हैं। एक तो अवधारणा मूलक है ना, जो कॉन्सेप्चुअल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो, और दूसरी जो है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, यानी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। हम उन दोनों में से पहले हम लेते हैं अवधारणा मूलक कठिनाइयाँ। तो इसमें जो सबसे पहले कठिनाई आती है वो आती है तुलना करने में, है ना। मुद्रा का मूल्य जो है सामान्य कीमत स्तर के आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन स्वयं सामान्य कीमत स्तर का विचार काफ़ी गूढ़ यानी अब्स्ट्रैक्ट व सैद्धांतिक किस्म का माना जाता है। वैसे इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अलग अलग प्रकार के कीमत सूचकांकों में अलग अलग प्रकार की कीमतें शामिल की जाती है। जैसे थोक मूल्य सूचकांक में थोक भाव शामिल किए जाते हैं, और जो जीवन व्यय सूचकांक है उसमें उपभोक्ता भाव या खुदरा भावों को शामिल किया जाता है। तो कीमत सूचकांकों में स्थान व समय के अनुसार काफ़ी अंतर पाया जा सकता है। इसलिए ये जो विभिन्न सूचकांक हैं उनकी परस्पर तुलना करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्थान और समय बदलने के कारण कीमतों में भी परिवर्तन आ जाता है। दूसरी अवधारणा मूलक कठिनाई है कि वस्तुओं की जो है गुणवत्ता, है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती है। उनकी बनावट, मात्रा व किस्म में अंतर होता रहता है, जिससे उनकी कीमतों की तुलना करना पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। क्योंकि जब वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा तो उसकी कीमत में भी परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक आज से 20 साल पहले का कंप्यूटर देखें और आज का कंप्यूटर देखें तो उनकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, और इसी गुणवत्ता के कारण हो सकता है उसकी कीमत में भी परिवर्तन हुआ हो। लेकिन सूचकांक में हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें जो कंप्यूटर की कीमत का समावेश किया गया है उसमें इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। तीसरा है फिर उपभोक्ताओं के लिए जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं उसका विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये थोक बाजारों से अपनी खरीद नहीं करते हैं। उपभोक्ता जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं वो रिटेलर्स से खरीदते हैं या छोटे खुदरा व्यापारियों से खरीदते हैं, तो उनके लिए थोक मूल्य सूचकांक महत्वहीन ही बना रहता है और उनके लिए उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। फिर चौथी इसकी कठिनाई है कि जो सामान्य कीमत स्तर है का एक जो अंक होता है वो एक औसत अंक होता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए उसका प्रत्यक्ष महत्व नहीं होता है। वो एक व्यक्ति के लिए सूचकांक के द्वारा हम नहीं माप सकते कि इस व्यक्ति को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो अंक लिया जाता है वो औसत लिया जाता है। तो ये अवधारणा मूलक कठिनाइयाँ थी। अब हम आते हैं व्यवहारिक कठिनाइयों की तरफ। व्यवहारिक कठिनाइयों में सबसे पहली कठिनाई है कि आधार वर्ष का चुनाव करना, है ना। इसके लिए सामान्य वर्ष की तलाश हमें करनी पड़ेगी। उसके नहीं मिलने पर 2-3 वर्षों के औसत को आधार के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी एक तरह की कठिनाई है आधार वर्ष का चुनाव करना, क्योंकि हमें आधार वर्ष का चुनाव बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है और ऐसे वर्ष का चुनाव करना पड़ता है जहाँ कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ हो। फिर दूसरी इसकी जो कठिनाई है वो आती है वस्तुओं के चुनाव करने में। यदि वस्तुओं का चुनाव हम कर भी लें तो समय के साथ नई वस्तुएं आती रहती है और पुरानी वस्तुएं बाजार से हटती चली जाती है तथा उसमें किस्म, मात्रा एवं गुण का अंतर आता रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक नए आधार वाले सूचकांक में वस्तुओं की संख्या व किस्म का अंतर किया जाता है, लेकिन इससे तुलना में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम नया सूचकांक लेते हैं तो उसमें कई नई वस्तुएं जुड़ जाती है, कई पुरानी वस्तुएं निकल जाती है। तो इस प्रकार से तुलना करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि वो वस्तुएं जो पहले उस सूचकांक में थी अब नए सूचकांक में उन वस्तुओं को शामिल ही नहीं किया गया है।
नेक्स्ट है फिर थोक मूल्यों को जो है एकत्रित करने में बहुत ही कठिनाई आती है। ये वस्तुएं उत्पादक स्तर के मूल्य होने चाहिए, जैसे खेत पर, खान पर अथवा फैक्ट्री पर लिए गए मूल्य होने चाहिए, लेकिन थोक विक्रेता के गोदामों पर इनका आकलन करने से इसमें परिवहन लागत भी शामिल हो जाती है। इसलिए कीमतें एकत्रित करने की जगह को लेकर इसमें अर्थशास्त्रियों में आपस में विवाद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो है थोक व्यापारियों से कीमतें न लेकर के और सीधे ही हमें उत्पादक स्थानों पर जाकर के और वहाँ से कीमतें एकत्रित करनी चाहिए। कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं, थोक जो व्यापारी है उसके कीमतें हैं वो भी कीमतें शामिल की जा सकती है। फिर कठिनाई आती है भार देने में। जब हम भार देते हैं वस्तुओं और सेवाओं को, जैसा हमने काल्पनिक सारणी में इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, है ना, अलग अलग भार दिए गए थे 6, 4, 2, 1। तो इस प्रकार से भार देने में कठिनाई आती है कि हम कौन सी वस्तुओं को ज़्यादा भार दें और कौन सी वस्तुओं को कम भार दें। इसी प्रकार से 1993-94 के जो आधार वाले थोक मूल्य सूचकांक थे उसमें प्राथमिक वस्तुओं का जो समूह था उसको 22.02 भार दिया गया था, और जो ईंधन, पावर, रोशनी आदि थी उनको 14.23% का भार दिया गया था, और जो विनिर्मित वस्तु समूह था उसको 63.75% रखा गया, है ना। और जब नया आधार वर्ष बदला गया तो उसमें जो है इनको बदल दिया गया। तो जो श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण करने के लिए भार ज्ञात करने के लिए पारिवारिक बजटों के आधार पर एक औसत बजट बनाकर उसमें से विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय है उसको देखकर भार निर्धारित किए जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये काफ़ी लंबी और जटिल किस्म की होती है ना। उसमें बहुत ही जो है ध्यान देना पड़ता है, और आधार वर्ष बदलने पर वापस नए भार ज्ञात करने के लिए वापस से पारिवारिक बजट तैयार करने पड़ते हैं, और ये कार्य बहुत ही कठिन होता है। इसलिए अलग अलग श्रमिक वर्ग के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी समय व साधन आवश्यक मात्रा में खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी जो है भार देने की भी कठिनाई उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है फिर उचित किस्म की जो है औसत विधि हम जो काम में लेते हैं उसको लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सूचकांकों में जो है नई मदों को शामिल करने और पुरानी मदों को हटाने के लिए एक नई श्रृंखलाबद्ध सूचकांक की विधि भी अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जो कठिनाइयाँ हैं, है ना, व्यवहारिक कठिनाइयाँ, और इससे पूर्व हमने देखा अवधारणा मूलक कठिनाइयाँ, ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। और अब सूचकांकों की हम लेते हैं कुछ सीमाएं, है ना। इन कठिनाइयों के अलावा भी इसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसकी सीमाओं के अंतर्गत सबसे पहली है तुलना करने से संबंधित जो सीमा होती है। जब हम एक विशेष स्थान व विशेष श्रमिक वर्ग के लिए जो तैयार किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किसी दूसरे स्थान व किसी दूसरे श्रमिक वर्ग के लिए हम जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लें हम कि अजमेर के सूती वस्त्र उद्योग के श्रमिकों के सूचकांकों का उपयोग जयपुर के इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब श्रमिक वर्ग बदल गया, स्थान बदल गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी तुलना करना कठिन हो जाता है। तो ये इसकी सीमा है कि हम इससे ज़्यादा उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। फिर दूसरी है कि जो है कीमत सूचकांक जो होता है वो एक औसत को सूचित करता है ना। यह एक व्यक्ति के लिए कीमत परिवर्तन का सूचक नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी एक व्यक्ति के लिए कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है उसको नहीं बताता है, ये औसत को बताता है कि औसत रूप से कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि परिणाम जो होते हैं, है ना, इस कीमत सूचकांकों के जो परिणाम होते हैं वो पूर्णतया जरूरी नहीं कि सही हो, है ना। ये हम मानते हैं कि सच्चाई के लगभग समीप हो सकते हैं। ये मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को मापने में हमारी मदद तो अवश्य करते हैं, लेकिन इनका परिणाम 100% सही होगा ये कहा नहीं जा सकता, है ना। ये ज़्यादातर एक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं कि मान लीजिए 150% बिंदु बढ़ा है तो ये हम प्रवृत्ति मान सकते हैं कि कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन ये 100% सही हो कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है फिर उद्देश्यों की भिन्नता का पाया जाना, यानी जो विभिन्न कीमत सूचकांक होते हैं उनके निर्माण के समय उनके उद्देश्यों में भी भिन्नता
पाई जाती है। जैसे थोक मूल्य सूचकांकों का प्रयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से विभिन्न किस्म का होता है। वैसे जो मोटे तौर पर मुद्रास्फीति के परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए दोनों प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उपभोक्ता वर्ग पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो कीमत सूचकांक है इसका विषय तकनीकी विषय है ना, और सांख्यिकी विधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका जो उपयोग है वो विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। कीमत सूचकांकों के निर्माण और इनके उपयोग को पूरी सावधानी व सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी हम सही परिणाम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि कीमत सूचकांकों की जो किस प्रकार की कीमत सूचकांकों का उपयोग किया जा सकता है, सूचकांकों का जो है निर्माण में किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है ना, अवधारणा मूलक कठिनाइयाँ आती है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है, और इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया।